अब सही है ना? ठीक। सही की है। चलो देखते हैं, करेक्ट। हेप्टेन एवं ऑक्टेन एक आदर्श विलयन बनाते हैं और 373 केल्विन पर दोनों द्रव, 373 केल्विन पर दोनों, 373 केल्विन होना ना, 100 डिग्री पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 373 केल्विन पर दोनों द्रव घटकों के वाष्प दाब क्रमशः इतना तथा इतना है। किलो पास्कल में लिखा हुआ है, ये के मतलब किलो पास्कल, ठीक। दोनों का दाब दिया हुआ है और 26 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन के मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा। ध्यान दो बात को, अलग अलग जब ये लोग गर्म किए गए तो इनका वाष्प दाब इतना और इतना था। अलग अलग जब गर्म किए गए हेप्टेन और ऑक्टेन तो इनका वाष्प दाब इतना और इतना था, और जब इन दोनों को मिला दिया गया और फिर क्या किया गया, गर्म किया गया। कितने केल्विन पर? 373 पर ही। तो बताओ दोनों के मिश्रण का वाष्प दाब कितना होगा। अब तो दो दो लोग मिल गए, ठीक, और तब का वाष्प दाब आपको निकालना है, और अलग अलग वाष्प दाब का मान दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं C7H, ये हेप्टेन की अगर हम लोग बात करें, ठीक, किसकी? हेप्टेन की। हेप्टेन का क्या फार्मूला होता है? C7H16। और ऑक्टेन क्या होता है? हाँ, ऑक्टेन माने 8 कार्बन और H18। ध्यान दो इसकी क्या क्या चीजें दी हुई हैं। 373 केल्विन दोनों द्रवों के घटकों का वाष्प दाब इतना इतना दिया हुआ है। इसके लिए चलो पहले हम लोग इसका थोड़ा सा मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। और हेप्टेन कै ग्राम है? 26 ग्राम। कै ग्राम है? 26 ग्राम ये है, और 35 ग्राम ये वाला है, ये वाला 35 ग्राम है, ठीक। और दोनों के मोलर मास भी दिए हुए हैं, मोलर मास, ठीक है, मोलर द्रव्यमान, ठीक। मोलर मास कितना होगा, या ऐसे भी लिख सकते हो, आणविक द्रव्यमान लिख लो, ठीक है ना। इनके आणविक द्रव्यमान कितने कितने हैं? आणविक, बताओ भाई, आणविक द्रव्यमान इसका कितना होगा? 7 कार्बन यहां है, 16 ये है, 12 से 84, 84 16 कितना हो जाएगा? 100। और इसका आणविक द्रव्यमान कितना आएगा बताओ? इसका आणविक द्रव्यमान कितना आएगा? 100, 12 96 और 96 18 114 आएगा, ठीक। और क्या क्या दिया हुआ है? इसके लिए वाष्प दाब का मान दिया हुआ है। इसके लिए वाष्प दाब किसके लिए? हेप्टेन के लिए। पहला वाला वाष्प दाब ये है, दूसरा वाला ये है, तो पहला वाला हेप्टेन है, दूसरा वाला ऑक्टेन है। तो इसका वाष्प दाब कितना दिया हुआ है भाई? 105.2 किलो पास्कल दिया हुआ है। और इसका वाष्प दाब कितना दिया हुआ है? 46.8। हाँ बताओ। 46.8 किलो पास्कल। C6 हो गया था ऐसा नहीं। चलो देखते हैं। खैर इतना समझ में आया सबको? क्या क्या फंक्शन दिया है समझ में आया? ये पूरा सब सवाल का मटेरियल है। पहली चीज हेप्टेन ऑक्टेन जान ही रहे आप लोग। हेप्टेन का फार्मूला ये होता है, ऑक्टेन का ये होता है। हेप्टेन इतना ग्राम दिया, ऑक्टेन इतना ग्राम दिया। इसका आणविक द्रव्यमान 100 होगा, इसका आणविक द्रव्यमान 114 होगा। वाष्प दाब अच्छा 86 आया था। चलो चलो चलो, ये 100 हो गया और ये कितना हो गया? 114 हो गया। और ये कितना दिया है? इसका दाब इतना दिया है, इसका दाब इतना दिया। ये सवाल समझ आ रहा नहीं? हेप्टेन है, ऑक्टेन है। जब हेप्टेन को गर्म किया गया तो इतना वाष्प दाब था, और जब ऑक्टेन को गर्म किया गया तो इतना वाष्प दाब था। अब फिर जब दोनों को मिला दिया गया तो कह रहा है तब वाष्प दाब कितना होगा। समझा? ये सवाल है। तो चलो दोनों को मिला करके हम लोग करते हैं, और यही सब सवाल अच्छे एग्जाम में आते हैं। ये सब अच्छे सवाल में आते हैं, ठीक। स्पेशल आप लोग अगर इसको लगाना चाहें तो इस पे बेस कम से कम 10-15 सवाल लगाए रहेंगे, तभी सब सवाल लगा पाएंगे आप लोग आराम से। नहीं तो एग्जाम के हड़बड़ाहट में आप समस्या में हो जाएंगे, ठीक। तो चलो समझते हैं। हम जानते हैं
P इज इक्वल टू क्या होता है, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1 होता है, या P इज इक्वल टू P नॉट x भी ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। अब यहां से ये राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग P इज इक्वल टू P नॉट x, ठीक। तो बताओ अगर दोनों का हमें पता, ये जो अलग अलग है ना, ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। कैसा है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P नॉट। तो ऐसे निकालोगे, ये फार्मूला होता है चूंकि दोनों के लिए क्या होगा, P इज इक्वल टू, ध्यान दो, P नॉट x प्लस P नॉट x। ये जो P1 होगा और ये x1 होगा, P1 होगा, P2 होगा और x2 होगा। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, चलो निकालते हैं भाई, बताते हैं। कितना समझ में, दोनों का मान समान नहीं। आदर्श विलयन का मतलब क्या होता है, आदर्श विलयन का मतलब ये है कि जो राउल्ट के नियम का पालन करे। तो अगर राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है तो हम इनको आपस में जोड़ सकते हैं, अगर राउल्ट के नियम का पालन न करता है तो हम इनको आपस में न जोड़ते, इसीलिए वो आदर्श दिया हुआ है। ठीक, अब हम इसको ऐसे ऐसे लिखेंगे, ये दोनों का दाब हो गया और दोनों के मोल अंश निकाल लेते हैं, x1 और x2 का। तो पहले हम लोग x1 x2 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, तो चलो x1 की वैल्यू निकालते हैं। पहले x1 की वैल्यू जब निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, n1 अपान n2, n1 प्लस n2, ये तो होता है। तो n1 की वैल्यू कितनी है, ये पता है, ये किसकी बात कर रहा है, हेप्टेन का। n1 मतलब क्या समझना है, हेप्टेन। और हेप्टेन का n1 का मान निकालो, n1 निकाल लो हेप्टेन के लिए, हेप्टेन के लिए। ठीक, ये 1 है और ये 2 है। तो n1 का जब मान निकालोगे कितना आएगा, भार बटा अणुभार। तो भार इतना है, अणुभार इतना है, 26/100। ये n1 का मान आ गया 26/100। n2 का मान कितना आएगा, बताओ, 35/114 आएगा, 35/114 आएगा। दिख रहा ना, ठीक है। ये आ गया n1 का मान और ये आ गया n2 का मान। ठीक, ऐसे ही x2 के लिए हम लोग निकालेंगे, x2 के लिए तो हो गया x1 के लिए। ऐसे हम लोग किसके लिए निकालेंगे, x2 के लिए n1 का मान। अब जो n1 26 रखे हैं ना, अब x2 माने इसको लेंगे, 35 बटा कितना, 114। तो 35/114। और इसके लिए n2 का मान कितना होगा, वो तो ठीक है, ये तो बात एक ही हुआ ना। चलो n1 n2 का मान मिल ही गया है, ठीक है ना। अभी x1 x2 क्या निकालोगे अलग अलग, अब सीधा n1 n2 रखना ही पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, अब देखो इधर n1 n2 का मान मिल गया। अब हम लोग इस फार्मूले में कुछ इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान दो। P इज इक्वल टू P1 नॉट, ज्यों का त्यों लिखो, x1 की जगह ये फार्मूला रख सकते हैं, n1 अपान n1 प्लस n2। कोई दिक्कत, प्लस है तो प्लस लगाओ, और P2 नॉट, और फिर वही लिख सकते हो। अब यहाँ x2 है तो क्या लिखना पड़ेगा, n2 अपान n1 प्लस n2। समझ आ नहीं भाई, यही तो बताया गया आपको कि जब x2 निकालना हो तो ऊपर n2 रखेंगे, और जब x1 निकालना हो तो ऊपर n1 रखेंगे। ये समझ आया, ये बात समझ नहीं। जब हम लोग मोल अंश पढ़ रहे थे वहां आपको बताया गया है कि x1 के लिए ऊपर n1, x2 के लिए ऊपर n2 होता है और नीचे समान होते हैं। ठीक, अब क्या करोगे, अब सभी वैल्यू सबमिट करके सॉल्व करना है। P इज इक्वल टू, चलो n1 अपान n1 प्लस n2 अलग से हल कर लेते हैं क्या, n1 अपान n1 प्लस n2 हल करो, यहाँ पे x1 का मान निकालते हैं। चलो ठीक, लगाओ n1
26/100 और पूरे का अपान n1 प्लस n2, 26/100 और प्लस कितना 35/114। इसको सॉल्व करो पहले। इसको जब सॉल्व करोगे तो x1 की वैल्यू आएगी 26/100 को लिख सकते हो 0.26, लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो? मन करे तो यहीं दिखा दो 0.26। और यहाँ क्या आएगा 35/114 करो, देखो कितना आ रहा है 35/114 करो, हम्म 35/114 करोगे कितना आएगा? 0.30 लिख लो, 0.30। ठीक है, अब मैं सीधा वैल्यू रखूंगा तो सही आप लोगों को समझ में आएगा। ये बड़ा हो जा रहा है, देखो कैसे करोगे। x1 इज इक्वल टू n1 अपान n1 प्लस n2। तो x1 इज इक्वल टू n1 का मान ऐसे रखो 0.26 अपान फिर n1 और प्लस n2 0.30। समझा? अब इन दोनों को ऐड करो नीचे, x1 इज इक्वल टू आएगा 0.26 अपान 30 20 50 6 56 0.56, दशमलव दशमलव कट गया। x1 की वैल्यू आई 26 बटा कितना 56। समझा? x1 की कितनी वैल्यू आएगी 26/56। ठीक, ये पूरा आया हमारा 26/56। ऐसे निकालना है हम लोगों को क्या n2 का मान। चलो यहाँ n2 का मान निकाल लेते हैं यहीं पे। n2 इज इक्वल टू क्या होगा n2 अपान n1 प्लस n2, होगा कि नहीं होगा? रुक जाओ, नहीं तो इसी में सब इधर उधर हो जाएगा। चलो निकालते हैं पहले। ऐसे हम लोग सेम निकालेंगे किसका मान x2 का मान। x2 की वैल्यू क्या आएगी n2 अपान n1 प्लस n2। तो x2 इज इक्वल टू n2 की वैल्यू कितनी है 0.30 और इसकी वैल्यू कितनी है 0.26 प्लस 0.30। ठीक, और फिर x2 का मान कुछ है नहीं यार, इसमें घबराना नहीं थोड़ा सा भी, 0.56। क्या कर रही हो दशमलव दशमलव कर गया। x2 की वैल्यू आ गई 36/56। इसको छोटा कर सकते हो ना, कैसे काटते हैं 2 से 4 से, हाँ 4 9 36 और 4 1 4 4 चौके 16 14 चौका 56। ठीक, ये 9 बटा कितना आ गया 14 आ गया हमारा। इसको भी मन कर छोटा कर सकते हो 13/28। वेरी गुड। ठीक है, अब पता है ये हमारे पास x1 और x2 के मान आ गए। और ध्यान देना P1 नॉट और P2 नॉट का मान यहां दिया हुआ है किलो पास्कल। ठीक, दोनों सब वैल्यू ला करके इसको समीकरण एक मान लो, ये वैल्यू और P1 नॉट और P2 नॉट, ये और ये सभी को समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, चलो समीकरण एक में रख देते हैं। तो जब टोटल P निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा P इज इक्वल टू, ठीक, P1 नॉट, ये P1 नॉट है 105.2 किलो दिया है, किलो माने 10⁻3। ठीक, और x1 का मान 13/28, यहां रख दो 13/28, प्लस है तो प्लस लगाओ। P2 नॉट x2, P2 नॉट की वैल्यू कितनी है 46.8 गुणे 10 घाते 3 और कितना है 9/14। समझ आ गया? ये आ गया हमारा मान। अब इसको कैलकुलेट करना है हम लोगों को, तो 10 घाते 3 कॉमन कर लो बाहर, होगा ना। रुक जाओ, ठीक है, ये 28 से काटोगे कितना आएगा 26.3 आएगा, और 24 से काटोगे इसको तो 3.3
3 4 आएगा। ठीक, हाँ? जाने दो, उठा दो, उठा दो। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा? अब देखो 10 पावर 3 इसमें भी है, 10 पावर 3 इसमें भी, दोनों को कॉमन कर लो बाहर और 13 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। तो P इक्वल टू आएगा 13 तिया 39 का 9 और 13 छंग 78, 78 और 3 81, 81 का 1 और 13 दूना 26, 26 और 8 34। ठीक, कहाँ भाई? अच्छा, यहाँ अभी ये 7 बचा भी है ना, यहाँ 7 बचा है 28 से, 4 से काटा गया, रहने दो, बस करो, जाने दो। अरे और उठाओ, और उठाओ। काहे गिरा दे रहा इतना? बस 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 छोड़ो, आओ, जाने दो। चलो आओ। देखो भाई, यहां भी बचा है 7, तो 7 1, इसको काटो पहले और छोटा करो। चलो इसका मल्टीप्लाई करो, छोड़ो, देखो बता रहे हैं। 13 का गुणा करो, इसमें 13 दिया 39 का 9, 13 छंग 78, 78 और 3 81, 81 का 1 और 13 दूना 26, 26 8 34। एक अंक बाद दशमलव लगाओ, नीचे 5 7 बचा है, उसको रखे रहो। अब प्लस लिखो, यहाँ 9 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 9 चौक 36, 9 3 27, 27 और 4 31, 1 और 9 3 27, 27 और 3 30। 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव लगाओ। ठीक है, और पूरा का बाहर 10⁻³ लगा दो। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करो और डिवाइड करो इसको। P इक्वल टू 7 चौक 28, इधर देखो भाई, करो आप लोग, बताओ। 7 चौक 28 कितना बचा? 7 6 बचा, और 7 8 56 ना, 6 बचा 61 हो गया, 56 बचा 5 हो गया 59। 7 8 56, चलो बस करो, इतना बहुत है, प्लस 30.16। अब पूरे का ढक्कन है, अब इन दोनों को क्या करो, अंदर अंदर जोड़ दो। 6 को कहाँ जोड़ोगे? 0, तो 6 आएगा, 8 1 9 आएगा, 0 में 8 जोड़ोगे 8 आएगा, और 4 3 7 आएगा। कितना आया? 78.96, और 10⁻³ माने किलो, और इसका मतलब पास्कल। चलो देखो क्या करना है, हमारे पास हेप्टेन है, ऑक्टेन है, 2 प्रकार के पदार्थ हैं, एक हेप्टेन है, एक ऑक्टेन। दोनों को हमने लिखा, और यहाँ पे दोनों इतने इतने ग्राम दिए हैं, आणविक द्रव्यमान दोनों का हमने निकाला, इतना इतना आया, वाष्प पदार्थ दोनों का दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक, 1 by 1 सब छाप दो। उसके बाद हम जानते हैं राउल्ट के नियम से P इक्वल टू P0x होता है, या P1 इक्वल टू P1x1 होता है। तो अब अलग अलग है हमारे पास 2, तो दोनों को ये अलग अलग हम लोग क्या निकाल लेंगे, वाष्प पदार्थ निकाल के दोनों को वाष्प पदार्थ जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि राउल्ट के नियम का पालन कर रहे हैं, क्योंकि आदर्श विलयन है। ठीक, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x1 का मान निकालना पड़ेगा और x2 का मान निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग यहाँ आते हैं, x1 का मान मोल अंश के लिए N1/N1 + N2 वैल्यू रखा, कहां से? भार बटा अणुभार। N1 का मान कहां से आएगा? यहां से देखो, N1 N2 भार बटा अणुभार। ये भार किसका है? इस वाले का। ये भार है, वो अणुभार है, ये भार है, ये अणुभार है। ठीक, इतना आया, इतना आया, दोनों को रखा हमने यहाँ पे वैल्यू, ये वैल्यू इतनी आई, इसको हल करने पे इतनी वैल्यू आई। इन दोनों को पकड़ो और P1 और P2 को पकड़ो, ये जो वैल्यू दिया हुआ है इनको पकड़ो, और ले जाकर के सबको कहाँ रख दो? समीकरण 1 में। जब रखोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, माने ये दाब का मान हो गया इतना, पूरा 10⁻³ और इंटू 30, सब सही है, इंटू 13/28 प्लस कितना, इतना, और इंटू ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्या किया हमने, काट दिया इसको, ये वैल्यू इतनी आई,
हल करोगे इतना इतना आएगा, 10³ है, 10³ माने किलो, और इन दोनों को जोड़ दो 78, इतना किलो पास्कल, दोनों को मिलाने पर इतना किलो पास्कल हमारा क्या होगा, दाब होगा। ठीक, क्या हो गया, कितना बढ़िया लाइट है। चलो देखो भाई, 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब इतना है, 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब है, मतलब P0, क्योंकि जल माने शुद्ध होगा, और शुद्ध के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, P0 का यूज करते हैं। 12 कितना है, 3 पास्कल है। ठीक, इसमें बने अवाष्पशील विलेय के 1 मोलर विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। 1 मोलर विलयन का मतलब क्या होता है, 1 मोलर विलयन क्या होता है, 1 मोलर विलयन का मतलब, बोलो बताओ, 1 मोलर विलयन का मतलब 1 मोल होता है, 1 किलोग्राम में 1 मोल विलेय। ठीक है, 1 मोलर विलयन का मतलब, 1 मोलर विलयन का जिसकी मोलैलिटी, जिसकी मोललता कितनी हो, जिसकी मोललता कितनी हो, 1 हो। तो मोललता 1 कब होगी, जब नीचे 1 किलोग्राम होगा और ऊपर 1 मोल होगा। नहीं समझा, मोललता का फार्मूला क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। समझा, तो 1 मोलर विलयन का मतलब 1 किलोग्राम में 1, ये 1 किलोग्राम क्या होगा, विलायक होगा, 1 किलोग्राम में 1 मोल विलेय। समझ आ रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, पहले ध्यान दो, वाष्प दाब का मान ज्ञात करना है, किसका, विलयन का। और विलयन का वाष्प दाब का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले देखो हमारे पास जो वैल्यू होती है P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट, और यह जो वैल्यू होती है मोल अंश की क्या होती है, ये बताया गया था बीच में आपको कि मोल अंश के बराबर भी होता है। ठीक, जहां पे हम लोग मोल अंश को रखे थे N2 अपान N1 प्लस N2, और फिर N1 प्लस N2 को W और यानी भार बटे और भार के फॉर्म में रखे थे, W2 M1 अपान W2 M1। ठीक है ना, ये जानते ना, ये जो होता है वैल्यू, वो मोल अंश की क्या होती है, बराबर होती है। ये लिखवाया गया, आप लोग पढ़ेंगे तो वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन में, कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन मोल अंश की क्या होता है, ये विलेय का है, किसका है, तो क्या विलेय का दिया हुआ है। तो हम लोग x2 की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, और x2 की वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे। चलो x2 कैसे निकालोगे, x2 इज इक्वल टू, यानी ये मोल अंश निकालना है, और मोल अंश कितना दिया है, विलेय का मोल 1 दिया है, और नीचे क्या होता है, विलेय प्लस विलायक, 1 प्लस कितना, विलायक का कितना होगा, पानी है, 1 लीटर है, 1 लीटर बराबर कई ग्राम, 1000 ग्राम, और पानी का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 18 होता है, भार बटा भार 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम बोले 1000 ग्राम, 18 से भाग कर दो, 18 पंचे 90, फिर 18 पंचे 55.5। समझा, ये x2 की वैल्यू हो गई, x2 इज इक्वल टू, इसको और हल कर लो, 55 और 1 56.5, या इसको और भी लिख सकते हो 10/565। इसको अपना भागो कर लेना, ये x2 का मान आ गया, ये x2 का मान पकड़ो और यहां ला करके रख दो, और P1 नॉट ये दिया हुआ है, कई 12.3 माइनस, और P1 की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। ये कारण है विलयन का वाष्प दाब, ये कब का वाष्प दाब होता है, जब कोई चीज मिला दी गई होती है, और ये क्या होता है, शुद्ध जल का वाष्प दाब होता है, जहां नॉट लगा होता है। ठीक है बाबू, वाष्प दाब का अपेक्षिक कौन है, इसके बराबर होता है। x2 का मान हमने निकाला, ले आकर के यहाँ रख दो, किसका मान निकल जाएगा, P1 का। ये P1 हमको निकालना ही है, अपान P1 नॉट का मान 12.3 दिया हुआ है, इज इक्वल टू कितना, 10/565। समझा। अब ये कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, है ना, क्रॉस गुणन करके निकालोगे। तो क्रॉस गुणा करोगे क्या आएगा, 565 का गुणा इसमें कर दो, कर लोगे, 12.3 गुणे 565 माइनस 565 P1। देखो भाई सब लोग ध्यान से, और इज इक्वल टू कितना, 12.3 में 10 का गुणा कर दो तो 123 हो जाएगा, ये आएगा तो जीरो खत्म कर देगा, 123 आ जाएगा। ठीक, इसका गुणा करो, इसको इस तरफ भेज लो, इसको इस तरफ भेज दो। ठीक, इसका गुणा कर लेना, जो भी आए कितना आएगा तो गुणा कर बताओ,
12.3 में 565, ठीक, कर लोगे ना? कैसे करना मैं थोड़ा सा और हल कर दे रहा हूँ। 12.3 का गुणा करना 565 में, और इसको लेते आओ इधर घटा देना, फिर 123 इसमें घटा देना, और फिर बराबर 565 P1। अब यहां से P1 का मान निकाल लोगे, ठीक, समझा? कितना आ रहा है P1 का मान? आंसर देखो, ये मल्टीप्लाई करना है, फिर घटा देना है, और फिर इससे भाग कर देना, समझ नहीं? कितना कितना? हाँ, यहां से आप करोगे 12.08 किलो पास्कल आएगा आंसर, ठीक। तो कुल मिलाकर के मोल अंश निकालना था, यहाँ पे रखना था, वैल्यू आ जाती है, ठीक है।